नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 14 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान CDP से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट का हमारा आधार रहता है। क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वो यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास होगी। अगर आप लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो क्लास में एंड तक बने रहें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, यूपी टेट के अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो या रीट हो, है ना, आर टेट हो या हरियाणा टेस्ट हो या टेट हो या उत्तराखंड टेट हो, सभी टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश टेट के लिए और यूपी टेट 2026 में दोस्तों आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी ही हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ठीक है, कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, मतलब किसी भी समस्या समाधान को हल करने के लिए वो बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सूझ होगा क्या? ठीक है, भग्नाशा होगा, चिंता होगा या नकारात्मक मानसिक वृत्ति होगी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। सूझ जो है, सूझ जो है, ठीक है, सूझ क्या है? ये दोस्तों आपकी समस्या समाधान की एक विधि है। ठीक है, सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि के द्वारा हम समस्याओं का समाधान करते हैं, तो ये एक विधि है। ठीक है, भग्नाशा हो गया, चिंता हो गया, नकारात्मक मानसिक वृद्धि हो गई, ये सभी दोस्तों समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। तनाव हो गया, द्वंद्व हो गया, है ना, ये सभी, तो ये आपके समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। सूझ नहीं करता है तो यही हो जाएगा, बाधक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों ये आपका किसने दिया है, बताइए इनमें से कौन सा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, क्लू दे देता हूँ। अपना जो इन्होंने प्रयोग किया वो आपका किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था, नाम था सुल्तान। तो आप लोग मुझे बताइए किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो क्लास में एंड तक बने रहें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हल करें, चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, क्वेश्चन से संबंधित परिभाषाएं होंगी, ठीक है, उनको सबको हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा बहुत जरूर करें। क्लास की जो टाइमिंग है वो दोस्तों हमारी 9 बजे होती है, रोजाना शाम को 9 बजे हमारी क्लास होती है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा ज़रूर दें। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों में जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार चाचा, है ना, सभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, इतना काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? संवेग पूछा है हमसे, उद्दीपन, स्मृति, आमोद या ध्यान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेग जो होते हैं वो दोस्तों आपके 14 होते हैं। 14 ही दोस्तों आपकी मूल प्रवृत्ति होती हैं। ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं? 14 होती हैं। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 जो हमारे 14 प्रकार के जो संवेग हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, करुणा हो गया, कामुकता, आश्चर्य, ठीक है, आत्महीनता, आत्माभिमान, एक एकाकीपन, भूख,
अधिकार, कृतिभाव और आमोद, ये सभी दोस्तों आपके संवेग हैं। ठीक है, मैकडूगल ने दोस्तों आपकी कितनी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मैकडूगल ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा संवेग है, तो अभी हमने डिस्कस किया था आमोद जो होता है वो दोस्तों क्या है, हमारा संवेग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है FIACS के साथ मूल रूप से को संबंधित है। ठीक है, मूल रूप से कौन संबंधित है, ये पूछा हमसे, को लिख गया है यहाँ पर, ये कौन होगा। ठीक है दोस्तों, FIACS, ठीक है, के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, हर्बर्ट, लिपिट, फ्लेंडर या मॉरिसन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये दोस्तों आपका मरसत नहीं है, मॉरिसन है, मॉरिसन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका फ्लेंडर हो जाएगा, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके दोनों सही लिखे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट हैं, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इतना सा काम हमारे लिए ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो संबंध है दोस्तों FIACS, इसका जो संबंध है ये दोस्तों आपका किससे है, फ्लेंडर से है। किससे है दोस्तों, फ्लेंडर से है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहित देना है। ठीक है, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, या सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न कौशल होता है ये इसके लिए सही नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है, प्रश्नों को उत्साह देना बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन देना सॉरी। ठीक है, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको आप लोग याद रखिएगा। विस्तृत सूचना प्राप्त करना ये भी होता है, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हाँ अथवा ना वाले जो हाँ अथवा ना उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या बढ़ाना ये प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी क्लासेस जितनी भी हैं जरूर देखिएगा, इससे पहले वाली हम 14 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लगाइए, आज की जो क्लास है ये 15 है। ठीक है, और सभी जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि सभी टेट में आपके 30 प्रश्न दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं या आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है दोस्तों, साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या दोस्तों अवलोकन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीक के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण आता है, रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण आता है, अन्न मसी लक्ष्य परीक्षण आता है, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी आता है दोस्तों व्यक्तित्व मापन के लिए ही आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। आयोजन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, या उद्भवन कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, उद्भवन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे दोस्तों उद्भवन
कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम या दोस्तों वाक्य विन्यास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों ये आपकी ध्वनिग्राम हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है किस प्रश्न द्वारा। इसे कौन बता सकता है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम। सही उत्तर बताएं, ऐसा बोलेंगे बच्चों के साथ। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। या दोस्तों इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है सृजनात्मक चिंतन के लिए, ठीक है। सृजनात्मक जो बच्चा होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, उसकी जो चिंतन शक्ति होती है वो बहुत ही अलग होती है, बहुत तेज़ होती है। वो कई तरीक़ों से सोचता है चीज़ों के लिए, है ना। एक ही क्वेश्चन को वो कई तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अधिक ढंग से, सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसे किया जा सकता है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण कौन सा है। मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में, ठीक है। पाठ्य योजना निर्माण होता है, दूसरा है पाठ्य प्रस्तुतिकरण होता है, प्रतिपुष्टि होता है, पुनः पाठ्य योजना निर्माण होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है दोस्तों, पुनः प्रतिपुष्टि होता है, ठीक है। इसमें 6 चरण बताए गए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, 6 सोपान बताए गए हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसका ऐसे करके एक गोला ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। उसमें दोस्तों पहले पाठ्य योजना होती है, पाठ का निर्माण, फिर पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण होता है, प्रतिपुष्टि होती है। इस प्रकार से घूम करके चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन है। तो दोस्तों ये आपके सिगमंड फ्राइड है, फ्राइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत या दोस्तों पुनर्वलन का सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। ये दोस्तों आपका अनुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं आता है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये है, सक्रिय अनुक्रिया और दोस्तों पुनर्वल, तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अनुक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं दोस्तों। लघु पदीय सिद्धांत, जिसको छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा जाता है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है तत्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, जिसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। स्वगति का सिद्धांत ज़्यादा दोस्तों, और दूसरा है 5वां दोस्तों छात्र परीक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इनको आप लोग याद रखिएगा। जबकि दोस्तों आपका जो अभ्यास का जो सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रय सिद्धांत, जिसको हम एसआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्रिया प्रसूत का व्यवहार। ठीक है, अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपन ये तीनों होते हैं। ठीक है, जो कि आपके सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिक सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। ठीक है, निम्न स्थान पर रखा है। प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम या दोस्तों श्रृंखला अधिगम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, संकेत अधिगम। ठीक है दोस्तों, संकेत अधिगम को गैने ने दोस्तों कहाँ रखा है, वो दोस्तों आपका निम्न स्थान पर रखा है। संकेत अधिगम जो होता है वो पहले नंबर का अधिगम होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एक सिद्धांत बताया, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला जो इस क्रम होता है वो संकेत अधिगम होता है। दूसरा होता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा होता है श्रृंखला अधिगम, ऐसे करके चलते जाते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, चौथा होता है शाब्दिक अधिगम। पांचवा होता है बहु विभेदन अधिगम। और छठा होता है संप्रत्य अधिगम। और सातवां होता है सिद्धांत अधिगम। और दोस्तों आठवां होता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, RN गैने के अधिगम सोपानकी के अनुसार दोस्तों ये आपके 8 क्रम है, अधिगम के 8 प्रकार बताए इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम चलता जाता है ऊपर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे निम्न जो होता है, निम्न स्थान पर जो इनका सोपानकी है वो दोस्तों आपका संकेत अधिगम है। ठीक है, संकेत अधिगम। और सबसे उच्च कोटि का समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्वलन कौशल का या दोस्तों समापन कौशल का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है, तो दोस्तों ये आपका किसका है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम, अंत्यक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्वलन। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, पुनर्वलन। ठीक है दोस्तों, पुनर्वलन जो है ये दोस्तों आपका अधिगम संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। मतलब संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, आपस में हम लोग जो बातचीत करते हैं उसे संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है तथा इसके माध्यम से अभिवृत्तियों, इच्छाओं, आदर्शों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के घटक जो होते हैं वो 6 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही, अंत्यग्राही, माध्यम और प्रतिपुष्टि। ठीक है, इनको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, पुनर्वलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मंदित मना। ठीक है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ठीक है, मंदित मना, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, व्यक्तिगत अनुदेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़े टफ क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और वीडियो को शेयर करते रहें सभी दोस्तों में। थोड़े से टफ क्वेश्चन देखने के लिए लगेंगे आपको, है ना दोस्तों, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में भी CD भी 30 नंबर की पूछी जाती है और 30 ही आपकी सेकंड में पूछी जाती है, दोनों में पूछी जाती है 1 और 2 में। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, तो आप लोग अच्छे से देखें और तैयार भी करें। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है।
ठीक है दोस्तों, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन जो दोस्तों आपका क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं दोस्तों आपके तीनों। ठीक है, ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है, अभिक्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रूनर की बिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, ब्रूनर की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या संवेगात्मक गामक अवस्था। ठीक है, तो इसकी जो अवस्था है, ये ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, ये प्याजे की सेकंड अवस्था से मिलती है। ठीक है दोस्तों, किससे मिलती है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है, इससे सेकंड वाले, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, फ्राइड, अल्पोर्ट, कैटल या आइसेक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, फ्राइड। ठीक है, फ्राइड जो है ये आपकी मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। ठीक है, तो फ्राइड किससे है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित। व्यक्तित्व गुण सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों ऑलपोर्ट आते हैं। ठीक है, ऑलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत है, कैटल का सील गुण सिद्धांत तथा आइजैक का दोस्तों जैविक सील गुण सिद्धांत है। तो इन तीनों के तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। फ्राइड जो है ये आपके मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत से संबंधित है, तो मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकर्ता, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है, वारंवारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण या प्रवाह, व्यवहारकर्ता, व्यवहार्यता, मौलिकता या फिर दोस्तों आपका विस्तारण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंधित तत्वों के संबंध में सही है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मक प्रवाह हो जाएगा, विविधता हो जाएगा, मौलिकता और विस्तारण। ठीक है, विस्तारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक 4 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाली परिवर्तन, इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ओडिपस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या कहा गया उनके द्वारा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, गौण नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सादृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने बताए, 3 मुख्य नियम बताए इन्होंने। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हमसे पूछा है इसमें गुण, तो गुण कितने बताए थे, गुण बताए थे दोस्तों 5। ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचारात्मक रूपांतरण का नियम, ये 5 बताए थे उन्होंने। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा जो डी वाला जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बाकी तीनों होते हैं ये। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ठीक है, एक व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है और वो कार चला रहा है। ठीक है, तो उसके जो पूर्व अनुभव हैं, पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण या दोस्तों द्विपार्श्विक अंतरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, ऊर्ध्व अवतरण। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण संबंधी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी, डिस्फेसिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, डिस्फेसिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक चर्चा विधि। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है ये प्रजातांत्रिक नहीं है, इसमें केवल टीचर ही बोलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्रोजेक्ट विधि हो गई, सहभागी विधि हो गई और समूह परिचर्चा, ये सभी दोस्तों आपकी प्रजातांत्रिक होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। ठीक है, व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण या दोस्तों ज्ञान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो ज्ञान हो जाएगा, ये दोस्तों आपका इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित जो स्तर हैं वो आग्रहण हो जाएगा, पहला तो है ही है। ठीक है, प्रतिक्रिया हो जाएगा, अनुमूल्यन हो जाएगा, संगठन या दोस्तों स्वाभाविकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। हमसे पूछा है कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभिप्रेरणा स्तर। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, स्मृति स्तर अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा स्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली जगह के बीच की संगति है। ठीक है, तो खाली जगह में क्या आएगा, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं क्या आएगा, तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया है ना के बीच की संगति है, तो अनुक्रिया आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों ये आपकी समस्या समाधान विधि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी आज की क्लास टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।